हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे साइंस के कोर्स की शुरुआत है और 9th क्लास में सबसे पहले साइंस आपको अलग से पढ़ाई जाती है और ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। प्लीज़ इसके साथ कंटिन्यू रखें आप। और ये पूरी सीरीज चलेगी, हम इसको चलाएँगे, आपकी पूरी साइंस इसमें कवर कराएँगे और हो सकेगा तो अदर अदर सब्जेक्ट्स भी कराएँगे। अभी शुरुआत करते हैं साइंस से। तो साइंस में सबसे पहले आपका चैप्टर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और शुरुआत वाला चैप्टर है। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर अगर आप इसमें बेस सही रहता है तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नाइन्थ में, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। और ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी आप बेसिक ही सीख रहे हैं, आगे चल कर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी आपकी ये कवर आ जाता है तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन जेई में या आप कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले तो इस बुक में जैसे आप एनसीईआरटी फॉलो करना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 9th 10th में और 11th 12th में भी इवन वही इंपॉर्टेंट रहती है। बस ये है कि आप रेफरेंस या थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल कर सकते हैं एनसीईआरटी बाद में, पर मेन चीज़ तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से आपका मैक्सिमम सब चीज़ें कवर हो ही जाती हैं। इवन अगर जे की आप तैयारी करें तो एनसीईआरटी पर ग्रिप है आपकी, तो आपको सही से कर जाएंगे। तो अब है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें सबसे पहला आता है जनरल डिस्कशन। तो शुरू करते हैं हम जनरल डिस्कशन। तो इसमें हमारी बुक में डिस्कस किया गया है, वैसा ही हम करते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी। जैसे हम दुनिया को कैसे देखते हैं, केमिस्ट्री में आपको अपनी नज़र से दुनिया को देखना है। अब एग्जांपल के लिए आप दुनिया को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, कोई कलर दिखता है आपको, कोई आदमी दिखता है, हम खाना खाते हैं, हमें पहाड़ पत्थर पेड़ ज़मीन पौधे नदियाँ नाले सब दिखते हैं। सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मैटर है। अब इसमें हम तो नॉर्मल सोचते थे चलो ये पहाड़ है, ये नदियाँ हैं, ये नाले हैं, पर इसे हम केमिस्ट्री में जब आएंगे, किसी भी नई फील्ड में आते हैं तो वहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज डेवलप कर देते हैं, चीज़ों के नए नए नाम दे देते हैं, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनका। तो हमारे ये चलता रहता है ये सब चीज़। अब हम अगर इसमें सब में ध्यान से देखें तो हमारे पास दो चीज़ें कॉमन है। जितनी भी चीज़ें हैं, नदी नाले पेड़ पौधे, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, इन सब के पास मास है यानी कुछ वजन है, और इनके पास वॉल्यूम है यानी कि कुछ जगह गिरते हैं। दूसरी चीज़ बताते हैं इसमें कि हम पुराने समय से 5 यही हमारी बेसिक फिलोसोफर थे जो हमारे भारत में जो हमारे रहे हैं दर्शन की फील्ड में, और उन्होंने हमारे पूरे पंचतत्व शरीर बनाया, हमारे पंचतत्व मिल बना शरीरा, अब जल पावन गगन समीरा, ऐसे करके बोलते हैं। तो उस वही है पंचतत्व हैं, एयर अर्थ स्काई वाटर, ये फायर सब चीज़ें। पर हम जब अपने केमिस्ट्री में आते हैं तो हम देखते हैं हम इसको इस तरह से क्लासीफाई नहीं करते हैं, वो किसी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये एकदम सही क्लासिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है। कोई हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो एटॉमिक बेस पे किया है, और हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको मैटर की डेफिनेशन बताएंगे। तो अब आते हैं कि मैटर है क्या, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही मैटर, तो आपको पता होना चाहिए मैटर है क्या। तो मैटर एक ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो। अब इसमें कोई ख़ास चीज़ समझने के लिए नहीं है। मास यानी जिसका वजन हो, यानी जो 1 किलो की है, 2 किलो की है, आप बोलते हैं ना ऐसे, ये जैसे लैपटॉप सामने रखा है तो आप बोलते हैं कि 1 किलो का है, मोबाइल 2 किलो का, ऐसे करके जिसके पास वजन हो दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है। आप बोले पानी, तो पानी के जब आप तौलेंगे तो कुछ ना कुछ वजन होगा, और पानी कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, यानी कि क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है वो कितनी जगह घेर रहा है, उसी को वॉल्यूम बोला जाता है। बस उसी को नापने के तरीके होते हैं, मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर इधर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, तो ऐसे उसका वॉल्यूम नापते हैं। पर ऐसे मास और वॉल्यूम जिस चीज़ का है उसे हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर के एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं एयर। अब आप कहेंगे एयर कैसे, तो एयर को जब आप तौलते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर वजन होता है, क्योंकि एक भरा गुब्बारा और एक खाली गुब्बारे में जो भरा गुब्बारा होता है उसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए इसलिए पता चलता है कि एयर में ही वजन होता है, और एयर भी जगह घेरती है, क्योंकि रूम के अंदर एयर तो है, भले उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं पर जगह वो भी घेरती है। इसलिए एयर, वाटर, स्टोन, इवन हमारी अर्थ भी मैटर है, क्योंकि अर्थ के पास भी वॉल्यूम है, और इवन ह्यूमंस जितने भी हैं, उसके बाद टीचर्स हमारे वो भी हो गए मैटर ही, हमारे टेबल्स, हमारे चेयर्स, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ देखने लायक है जो जगह घेर रही है वो सब मैटर है। इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और नॉर्मल चीज़ आप समझ सकते हैं आराम से इसको। तो अब आगे हमारे पास डेफिनेशन भी और हमारे पास ये भी। अब चेक करते हैं, इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया हमारी बुक में ये चेक कराने के लिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें सही सब समझाया गया है। और अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते भी हैं इसमें तो आप उसकी काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देंगे जैसे मास। अब मास की ऐसा यूनिट यहाँ पे बताएगी किलोग्राम है, या कुछ छोटे से पता होगी कि मास को किलोग्राम में मानते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम,
इसमें क्या करते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मैंने संस्था बना रखी है जो हर किसी का एक प्रॉपर यूनिट दे देती है। जैसे अगर अभी क्यों दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए मास है, कोई इसको ग्राम में नापेगा, हो सकता है अमेरिका में जाए वो कोई पाउंड्स में नाप रहा है, यूरोप में, तो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी? यहाँ का साइंटिस्ट किलोग्राम में नापेगा, वहाँ का साइंटिस्ट नापेगा पाउंड में, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसलिए सबने एक सिस्टम कॉमन कर दिया है कि हम उसे उसी में नापेंगे, एक ही चीज़ में, जैसे केजी में, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना आए पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि दुनिया में केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई है यहाँ पर। अब बताते हैं कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो इधर से 1 मीटर हो, इधर से 1 मीटर हो और फिर ऊपर भी 1 मीटर हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, और इसी को स्टैंडर्ड बोल दिया गया। अब अगर आप 10 मीटर क्यूब बोलते हैं तो उसका मतलब है वो 10 मीटर तक बढ़ा दो, और आप अगर बोलते हैं 1.2 तो उसका मान लो कि आप 1.2 इधर हो गया, 1.2 इस तरह से करने का सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं इसको, और मास और वॉल्यूम का कंसेप्ट मुझे लगता है अब आपका क्लियर हो गया है। और हाँ, फिर आते हैं हम कि आपको दिखाया जा रहा है कि जैसे हम पानी में मिलाते हैं साल्ट को तो मिल जाता है। अब आपने ये नॉर्मल चीज़ देख ली कि छोटे पे जब आप एग्जांपल के लिए आपने पानी लिया, एक पानी ले लिया आपने और इसमें आपने नमक मिलाया तो नमक मिल गया। अब वो नमक मिलकर कहाँ गया? छोटे थे तो हमारे अंदर भी डाउट आते थे कहाँ चला जाता है ये नमक, गायब हो जाता है, हमें ऐसा लगता था, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली जो नमक है हमारा वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना है, बहुत छोटे, जितने हम देख नहीं सकते उतने छोटे, और पानी भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना है। तो जब हम इसको बहुत डीपली एग्जामाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नमक के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो इन्हीं पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी आंखें इतनी छोटी है कि हम उनके पार्टिकल्स तो देख नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है पानी है ये केवल। अब लेकिन उसमें होते हैं नमक के ही पार्टिकल्स। और फिर अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको भाप बना के उड़ा देते हैं और पूरा पानी गायब कर देते हैं तो आपको ज़मीन पर सतह पर नमक नमक मिलेगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए देखा होगा, गाँव में कोई रहता होगा अगर, तो तालाब में जब गर्मियों के टाइम पर सूख जाते हैं तालाब, तो नीचे मिट्टी मिट्टी थोड़ा सा नमकीन सा टाइप रह जाता है। वो इसीलिए क्योंकि लोगों का पसीना वसीना सब बहता जाता है तालाब में, तो काफ़ी साल्ट जमा हो जाता है इसलिए। तो ठीक है, अब मुझे लगता है ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है कि चेक करने का कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, मैटर जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर छोटे छोटे मैटर से बना हुआ है। मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो उनका नाम तो एटम्स होता है, खैर वो अभी बाद में आपको समझाएंगे, आगे चल के चैप्टर्स जो हैं उनमें बताएंगे। पर ये कितने छोटे हैं इसका अगर आपको टेस्ट किया गया तो इस टेस्ट में आपको क्या किया गया है, एक पानी लिया गया है और उसमें हमारे मिला दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है जो पर्पल कलर का होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने 100 ml पानी लिया और इसमें आपने थोड़ा सा डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन ये 2 ml जो आपने थोड़ा सा डाला है पोटेशियम परमैंगनेट, अगर आप उसको, इसका पर्पल कलर हो गया, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा 10 ml लेके आप सोल्यूशन, आपने पहले क्या किया, पानी लिया 100 ml, उसमें आपने थोड़ा सा डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4। ये फॉर्मूलेशन, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब आगे पढ़ा दिए जाएंगे, तो आप आगे पढ़ सकते हैं। अभी ये फर्स्ट चैप्टर है तो अभी शुरू कर रहे हैं, या आप अगर रिवाइज करने के लिए आओ तो रिवाइज भी कर सकते हो आप, सही से रिवाइज हो जाएगा आपका। फिर इसमें जो टोटल पानी में मिलाया और उसमें से थोड़ा सा लिया, फिर और 100 ml पूरा पानी था उसमें आपने मिला दिया, फिर उसके बाद लिया, लेकिन आप चेक करेंगे कि 5-6 बार मिलाने के बाद भी इसमें वो कलर रह जा रहा है। इसका मतलब वो वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें अब भी हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि केवल थोड़ा सा हमने एक बूंद इसमें डाला था पोटेशियम परमैंगनेट, उसको भी पूरे पानी मिलाने के बाद फिर से केवल थोड़ा सा पानी निकल के इसमें डाला, लेकिन फिर भी वो पूरे में घुल जा रहा है। इसका मतलब ये इतने छोटे हैं कि ये कितनी भी जगह, कहीं ना कहीं जगह निकाल ही ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। ये हमारी बियॉन्ड जो हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे एक बाल लो आप, उस बाल की आप खड़े खड़े मतलब हज़ारों टुकड़ों करो, फिर एक टुकड़ा उठाओ उसके करोड़ों टुकड़ों करो, ऐसे करके उतना छोटा होता है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम पता भी चल गया, डेफिनेशन भी हो गई, अब ये पता चल गया कितने छोटे होते हैं। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिस्ट्री है। अब यहाँ इस केमिस्ट्री में क्या करेंगे, हर चीज़ के लिए नई नई चीज़ें निकालेंगे। तो पहले डेफिनेशन निकाल लेंगे, उसके टाइप्स बना देंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। तो ऐसी करके आपका आ गया अब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में दी गई हैं। पहला है देयर स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये है पहला। अब आता है दूसरा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग,
ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आपके हाफ-ईयरली हो गई हों या फाइनल होने वाले हों, तो ये क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आप बता सकते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग। आप ऐसे हेडिंग डाल के अंदर समझा सकते हैं या कोई अच्छा तरीका होता है, और या फिर आप सीधा पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पर जनरली पैराग्राफ में लिखना इग्नोर किया जाता है क्योंकि टीचर इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो काट देते हैं। फिर दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 नंबर यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन निकाला जाता है, और आपको बस छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी है। अब आप सोचो याद कैसे रखनी है, तो याद नहीं रखनी होती है, धीरे-धीरे वो अपने आप आपको समझ में आने लगती हैं। अभी आपका दिमाग छोटा होता है तो उतना नहीं हो पाता। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी लगता था कि क्या ये है, पर धीरे-धीरे सब हो जाता है और एट द एंड वो सरल लगने लगती है चीज़ें। तो इसमें पहले यही बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब आप सोचेंगे कि तो क्या हमारे शरीर में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, यानी हमारे शरीर के अंदर ही हवा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई पेड़ आप देखते हो, आपने कोई पेड़ देखा, उसका तना है एग्जाम्पल के लिए, आप जब उसको काटते हो और उसको काट के पानी में डाल देते हो, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि वो तैरने लगता है। रीज़न पता क्या होता है? इवन उसके तो अंदर ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है। इवन उसके तो जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स वो होते हैं टिश्यूज़, उसमें उनके अंदर ही इतना स्पेस हो जाता है कि उनकी पानी भर जाता है और फिर वो फ्लोट करने लगता है पानी। इसलिए कितने भी सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो या गैस हो, पानी एग्जाम्पल के लिए पानी ही है। अब पानी के ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में भी आपस में डिस्टेंस होती है, पर वो बहुत कम होती है, हम उतनी देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें लगता है पानी है पूरा, पर उसके बीच में स्पेस होती है। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है। और इसमें शायद आपके में कोई एक एक्सपेरिमेंट भी कराया गया है, लिखा है वी शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल गो इनटू स्पेस बिटवीन द अदर टू शो दैट देयर इज इनफ स्पेस। हाँ, अब एग्जाम्पल के लिए हमें बताया गया कि हम जब पानी में नमक मिलाते हैं, पानी में हमने नमक मिलाया तो नमक घुल जाता है। इसका मतलब अगर नमक घुला है, इसका मतलब नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में गए हैं। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो उसमें नमक के पार्टिकल्स जा पाए हैं। इसका मतलब जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था कि नमक कैसे चला जाता। अब है दूसरा कि वो कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अभी हमने किया था, एक तो उसको भी डाल सकते हैं कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला था और वो उसको उसका केवल 10 ml निकाला दूसरे वाले का, फिर उसको बड़े वाले में डाल दिया, लेकिन फिर भी उसका कलर बना रहा। इसका मतलब वो तुरंत वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसलिए जैसे हमने थोड़ा-सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला उसके अंदर और वो तुरंत मूव करके पूरे वेसल में फैल गया। इससे यही पता चलता है। और 2-3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई टफ बताने वाली चीज़ नहीं है, अगर होती तो मैं बता देता आपको, ये आप कर सकते हैं खुद से। और देखिए एनसीईआरटी को आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट जगा रहे हैं। वैसे ये चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं, नॉर्मली आती हैं चीज़ें। वो डेफिनेशंस आती हैं, टाइप्स आते हैं और क्वेश्चन्स आ जाते हैं थोड़े, वो आगे चल के इम्पोर्टेंट है। और फिर तीसरा है अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि जो जितने भी मैटर हैं, इवन वाटर है, तो जब आप फैलाते हो उसको, ध्यान से देखा होगा आपने, तो वो फैल के जाता है ऐसे-ऐसे, ठीक है? उस टाइम भी उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सब पार्टिकल्स। जैसे ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में भी आपस में अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में आपस अट्रैक्शन, इनके बीच में आपस अट्रैक्शन, यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। सब एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। यही इसीलिए आपको एक गेम का भी एग्जांपल दिया गया है कि कुछ लड़कियां हैं, जैसे इसमें ये नाच रही हैं, अब इसमें ये आपस में जकड़े हुए हैं एक दूसरे को, वो उसको उधर से ही पकड़े, उधर से ही पकड़े, तो इसमें ये गिरती नहीं है। यही आपको एग्जांपल दिया है, यही एक्टिविटी आपको समझानी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस क्या होता है, आपका बेस बिल्ड होता है और आपको थोड़ा समझ में आ जाता है। वैसे पढ़ाई सब कर लेते हैं, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको सरल क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से इनमें से मैटर है, तो आपको बताना है कौन सा मैटर है। तो पहला एग्जाम्पल है चेयर, पहला क्वेश्चन है चेयर। तो चेयर के पास क्या मास होता है? हमारे पास दो चीज़ें थी, या तो उसके पास मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। अब चेयर के पास मास होता है तो चेयर के पास मास होता है, चेयर के पास वॉल्यूम होता है, चेयर कुछ जगह घेरती है, तो चेयर हमारा क्या हो गया? मैटर हो गया। दूसरा है एयर। तो एयर जो है हमने बताया था हमारा मास होता है एयर के पास, और फिर वॉल्यूम भी होती घेरती है, जगह घेरती है ना, तो एयर भी हो गया। फिर आया लव। तो लव के पास मास होता है क्या? क्या प्यार का वजन होता है 1 किलो प्यार, 2 किलो प्यार, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और जगह घेरती है क्या? हाँ, वो अलग बात है, वो बोल दिया जाता है ऐसी, पर रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तीसरा आता है स्मेल। स्मेल में देखो, स्मेल में क्या मास होता है कोई, कि मुझे 1 किलो खुशबू आ रही है, 2 किलो खुशबू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। फिर आता है हीट।
कि मैं उसको 2 किलो को नफ़रत करता हूँ, मैं 4 किलो नफ़रत करता हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं होता। तो ये भी नहीं कह सकते। आलमंड्स, बादाम, हम क्या बोलते हैं 1 किलो बादाम, 2 किलो बादाम मार्केट से लाने हैं और वो बादाम जगह भी घिरते हैं, उन्हें डिब्बे में डाल देते हैं तो डिब्बा भर जाता है, तो आलमंड हमारे हो गए। चौथा है थॉट, थॉट यानी कि विचार। अब क्या हम सोचते हैं कि मैं 1 किलो सोच रहा था, 2 किलो सोच रहा था, मेरे विचार 5 किलो के हैं, मेरे विचार 10 किलो के, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर है कोल्ड, ठंड। क्या कोई ऐसे बोलता है कि मुझे 10 किलो ठंड लग रही थी, 50 किलो ठंड लग रही थी? नहीं बोलता है ना, मतलब सर्दी के पास कोई वजन नहीं है और ना वो जगह घेरती है, ना सर्दी के। आप ऐसे नहीं बोलते हो कि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हो बहुत ज़्यादा लग रही है, ये नहीं बोलते 2 किलो लग रही, 3 किलो लग रही, मतलब उसको तौला नहीं जा सकता है। हाँ, वो तुलना करने के लिए बोल देते हैं कि हाँ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए ये भी नहीं होगा। होता है लेमन, लेमन यानी नींबू। बोलते हैं ना मार्केट से 1 किलो नींबू ले आना 100 ग्राम, तो वजन में बोलते हैं, यानी वजन भी है और डिब्बे में डालते हैं तो जगह भी घेरता है, यानी कि ये मैटर है। फिर आता है वाटर, वाटर तो पहले ही बता चुके है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये भी नहीं है, क्योंकि स्मेल का कोई वजन नहीं होता है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं 2 किलो स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं है। अब एक गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल टाइम सेवरल अवे, बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यू हैव टू गो टू क्लोज। इसका रीज़न बताओ। देखो, खाना जो गर्म होता है, गर्म खाना है, ठीक है, तो गर्म खाना हो तो उसकी स्मेल आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा हो तो आपके पास उसकी स्मेल नहीं पहुँचती है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न जो है वो सिंपल है। जब खाना गर्म होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर की अरोमा के साथ जल्दी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना गर्म है, गर्म खाना होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पार्टिकल्स एयर की अरोमा में मिल जाते हैं और एयर के साथ जल्दी पहुंच जाते हैं, जबकि जो ठंडा खाना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो चलिए पहले आपको कंसेप्ट ही क्लियर कर दें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी की पार्टिकल्स के पास इसलिए होती है क्योंकि वो मोशन कर रहा होता है। अब मोशन कैसे कर रहा है? एग्जाम्पल के लिए पानी का पार्टिकल, अब पानी मूव कर रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, उसके पार्टिकल्स होंगे वो चल रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जब हम किसी चीज़ को गर्मी देते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए खाना को गर्म करते हैं तो खाना के अंदर भी, क्योंकि खाना भी तो सॉलिड या कुछ भी है, उसके अंदर ही पार्टिकल्स हैं, तो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि वो मूव करते हैं तेज़ी तेज़ी और जल्दी एयर से मिक्स हो जाते हैं और एयर के साथ आपके नाक तक पहुंच जाते हैं, तो आपको खुशबू आने लगती है। यही रीज़न है, इसको आपको अच्छे से सब वर्ड्स में लिख देना है। आप पूरे वर्ड्स में भी लिखेंगे, प्रॉपर सही से वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे तो भी टीचर्स नंबर दे देते हैं, क्योंकि 9th क्लास में इतना नहीं सोच के चलते हैं टीचर्स कि ज़्यादा टफ मार्किंग नहीं करते हैं। और फिर वो आपके स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो ए वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज सो। तो डाइवर जो है वो एक स्विमिंग पूल में जा पाता है, इससे आप क्या पता पाते हैं? तो इससे यही पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास स्पेस है, इसीलिए वो अलग अलग होकर उसको जगह दे पा रहे हैं। और फिर चौथा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीनों आपके पहले से लिखा रखी हैं। उनके पास स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आप लिख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें देखिए, मैटर जनरली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपने बचपन से भी सुन रखा होगा। ठोस है, तरल है या फिर द्रव है। ठोस मतलब जैसे ईंट लीजिए, आप ईंट का एग्जांपल लीजिए। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, बस यही आपको करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं सब, और थोड़े टाइम बाद आपको भी लगने लगेंगी। आप 10th में या 11th 12th में आएंगे तब पता चलेगा वो सब बच्चों वाली चीज़ें ही थी। अभी आपको थोड़ा बहुत लगता होगा हाँ अजीब चीज़ें हैं, पर ऐसा होता नहीं है कुछ भी। सॉलिड में कुछ चीज़ें आपको लिख रखी हैं, एक डेफिनेट शेप। अब ये बताइए, ईंट का शेप एक डेफिनेट होता है ना, कि ईंट ऐसी है, अब वो ऐसी तो रहेगी, वो डेफिनेट शेप है उसका, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आप अगर उसको कटोरे में डालोगे तो अलग शेप हो जाए उसका, वो उसको अलग, ऐसा नहीं, वो डेफिनेट है, ऐसी ही रहेगी। फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एकदम बाउंड्रीज होती हैं, साफ कॉर्नर्स होते हैं इनके, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं आपने भी देखा होगा। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, अभी ईंट इतनी बड़ी है तो इतना ही जगह घेरेगी, ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम ईंट कटोरी में रखेंगे ज़्यादा जगह घेरेगी, या प्लेट थाली में रखेंगे बड़ी सी तो कम जगह घेरेगी। उसका फिक्स है एकदम सब कुछ, यानी अगर आपको रटना एक तरह से आप रट भी सकते हैं, सब कुछ फिक्स रहता है सॉलिड में। हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यानी दबाया नहीं जा सकता बिल्कुल। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाया जाना। ईंट है, ईंट को आप कितना दबा सकते हैं? बहुत कम दबा सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम। तो ये कुछ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ जाएंगी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की तीनों की प्रॉपर्टी का कंपेरिजन करो। तो एक टेबल बना सकते हैं आप, एक तरफ लिख सकते हैं सॉलिड, एक तरफ लिक्विड, एक तरफ गैस। इधर आप डाल देंगे सॉलिड, इधर आप डाल देंगे लिक्विड और इधर आप डाल देंगे गैसेस। फिर आप इधर लिख देंगे कि कंप्रेस, पहले आप फिर डालेंगे इधर आप एक डालेंगे पैरामीटर,
तो इधर डालेंगे आप कंप्रेसिबिलिटी, इसमें आप डाल देंगे नेग्लिजिबल ऐसे करके, और इधर कोई दूसरा डाल देंगे, जैसे इधर डाल दिया आपने वॉल्यूम, इधर डाल दिया आपने बाउंड्री, फिर इधर डाल दिया शेप। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर आते हैं लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड के ऊपर क्या है, लिक्विड पानी है। लिक्विड में आप देखो, सॉलिड में आपको अगर एग्जाम्पल लेना हो ना, तो आप सबसे पहले ईंट का एग्जाम्पल लो, ईंट से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ कंप्रेस नहीं हो सकती है, और फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स साइज है, शेप है, ऐसे करके। लिक्विड में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पानी का। अब पहले आई बात कंप्रेसिबिलिटी की, पानी को दबाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी सॉलिड की कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, इसलिए ठीक है। तो स्लाइटली कंप्रेसिबल है ये। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि पानी को अगर आपने डाल दिया, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, जैसे पानी का, ये तो सॉरी मैं गलती होगी, पानी का वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, क्योंकि आप पानी को जग में डालिए या थाली में डालिए, वो 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। अगर आपने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का ही शेप ले लेता है, अगर आपने कटोरी में डाल दिया तो कटोरी का ही शेप ले लेता है। फिर बाउंड्री, तो बाउंड्री भी कोई फिक्स नहीं होती है इसकी। फिर है गैसेस। गैसेस में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाईली कंप्रेसिबल हो सकता है। एक बहुत बड़े 10 लीटर की गैस थी, उसको आपने छोटे से गुब्बारे में बंद कर दिया। आपने बलून्स भी देखे होंगे गुब्बारे वाले। फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता है। आप उसी गैस को पूरे एक रूम में भर सकते हैं, चाहे तो उसी को छोटे से डिब्बे में बंद कर सकते हैं। फिर आती है तीसरी नंबर की चीज़, बाउंड्री। तो बाउंड्री भी कोई फिक्स नहीं इनकी, और शेप तो कोई फिक्स है ही नहीं इनका, कि तो गैसेस ही हैं, एकदम अल्ट्रा लेवल पर पहुँच जाती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया तीनों चीज़ें। अब आपके आते हैं हम नया टॉपिक, जो कि है द गैसेस स्टेट, और इस पर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए थोड़ा बहुत दिया गया। यहाँ पे समझाया गया एलपीजी का एग्जांपल। एलपी सिलेंडर जो आपने देखा हो कितना भारी होता है, उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है, पर वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। अब इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, एग्जाम से कभी कभी 1 2 नंबर में पूछ लेती हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं, और आप टिक लगा सकते हैं उसको जगह जगह पे। वो इंपॉर्टेंट बुक होती है, या आगे चल के काम आती है, आपको आगे चल के लगेगा कि हाँ इसको पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हो गए, एनडीए कुछ भी हो गया, जनरली आपको अगर साइंस आ रही है तो इसमें से ही आती है। आगे चल के आपको लगता है, फिर दोबारा पढ़नी पड़ती है आपको। अभी आप इसको इग्नोर कर देते हैं, डीप से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देने गए और आपको फिर एलपीजी की फुल फॉर्म उसमें पूछ रहा है। तो वो भी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई थी। ऐसा भी होता है, एनटीएससी का एग्जाम आप देख लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन उठ के आती है उसमें, सेकंड स्टेज में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप थोड़ी इसी को फोकस कीजिए, एनसीईआरटी को। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें भी आपको कंप्रेशन का वो फॉर्मुलाइज करते हैं, उसको दबा देते हैं। फिर तीनों के पार्टिकल से कंपेयर कराया जा रहा है कि सॉलिड के ऐसे ऐसे रहते हैं, यानी पास पास बहुत है ना, देखो कितने पास पास चिपटे हुए हैं, इनके अंदर स्पेस और स्पेस बहुत कम है। फिर उसके लिक्विड के थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, और गैस के तो एकदम बिल्कुल दूर बना दिया। आप एग्जाम में भी ऐसे चित्र बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर इंप्रेस हो जाता है। भले ही आप, ये छोटी सी बात है, लेकिन टीचर इंप्रेस हो जाते हैं इससे। और जनरली आपको थोड़ा बहुत इधर गोल कर रखा होता है, तो उसमें भी नंबर मिल जाते हैं आपको उसके चक्कर में। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली 9th के नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाँ, ये पढ़ाई तो करनी चाहिए हर ही क्लास में, आगे चल के लॉन्ग रन में बहुत काम आती है। फिर आपको थोड़ी चीज़ बताएंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे आपको बोला गया ईंट का एक वॉल्यूम मास दे दिया 2 किलो की है, और वॉल्यूम उसका 10 मीटर क्यूब है, तो आप 2.10 इक्वल टू 1.5 डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मास केजी होती है उसकी ऐसा यूनिट, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, क्योंकि अब आपको ये सब पता चल गया है। फिर क्वेश्चन है टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैटर। तो आपको सही समझा ही दिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने ये टेबल आपको बनाई दी पहले से, ये वाली इधर, तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे ये डिफरेंस निकालना आपको। फिर अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी सब बता दिया आपको। फ्लूइडिटी में ठीक है, ऐसे फ्लूइड देखो, आपको बताना है कि रिजिडिटी मतलब कितना कौन स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बताना है कि जो सॉलिड है वो बहुत रिजिड होता है, वो लिक्विड इतना रिजिड नहीं होता, और वो तो बिल्कुल रिजिड नहीं होती है गैस। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होती है, लिक्विड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड से, और गैस की बहुत ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी सॉलिड्स की नहीं होती है बिल्कुल भी ज़्यादा, फ्लूइड्स की फ्लूइड होती है, और उसकी बहुत ज़्यादा होती है गैसेस की फ्लूइडिटी मतलब उड़ने वाली टेंडेंसी, वही आप समझ सकते हैं फ्लूइड। फिर हो गया फिलिंग गैस कंटेनर। हाँ, तो वही आप बता सकते हैं कि गैस कंटेनर बनना है तो सॉलिड तो नहीं भर पाएगा उसको, इसलिए आप समझ सकते हैं। और शेप आप बता ही दिया मैंने, उसका डेफिनेट होता है सॉलिड का या लिक्विड का, थोड़ा डेफिनेट नहीं होता है, और उसका तो बिल्कुल ही शेप डेफिनेट नहीं होता गैस का। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, लिक्विड के थोड़े ज़्यादा मूव करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कम।
इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मूवमेंट की वजह से आती है और हीट बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है। अब है गिव रीजन्स कि गैस फिट हो जाती है किसी भी वेसल में, क्योंकि उसकी पार्टिकल्स के पास डिस्टेंस बहुत है तो वो कहीं भी घुस सकती है। उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, उसका एक्सपेंडेबिलिटी भी ज़्यादा है, उसको दबाया भी जा सकता है, उसको फैलाया भी ज़्यादा जा सकता है। ईंट को अगर आप चाहो कि एक लोग ही है और को बड़ा तो जगह ज़्यादा घेरने लगे, ऐसा नहीं होगा उसमें। पर गैस हो सकती है, गैस हो सकती है। अभी वो उसी सिलेंडर में भरी हुई है, अब उसी को छोड़ दो आप पूरी दुनिया में, तो ऐसा भी लग हो सकता है कि उसके पार्टिकल पूरी दुनिया की एयर में मिक्स हो जाएँ और ऐसा लगे कि पूरी दुनिया की एयर में मिक्स हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है करना चाहें तो। अब है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हाँ, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। अब वो चेंज ऑफ स्टेट 2-3 रीजन्स की वजह से होता है। वैसे मैक्सिमम तो आपको यहाँ तक तो यही दिखाया गया है कि 2 रीजन्स की वजह से ही वो चेंज ऑफ स्टेट होता है। एक तो है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बर्फ़ है, हमने उसको रख दिया धूप में, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो पानी बन गई। अब बर्फ़ क्या था, सॉलिड, और पानी क्या है, लिक्विड, तो सॉलिड से मिल गया लिक्विड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये बन रहा है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, तो आपको दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो दिया गया है 273.15 के, और उसके नीचे एक थोड़ी सी कुछ नोट बना के लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 के। यहाँ पे के की वैल्यू है केल्विन। अब आपको ध्यान आप कहेंगे कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई केल्विन। तो देखिए, जो साइंटिस्ट हैं और हमारी पूरी साइंस है वो टेम्परेचर को केल्विन में मानती है, क्योंकि केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। सेल्सियस हम ऐसे ही ले लेते हैं, नॉर्मल यूनिट है और जनरली यूज्ड है, लेकिन जो केल्विन है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, इसलिए टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिया जाता है। अगर आप आगे 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, जेई के एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि सब केल्विन ही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आप थोड़ा सेल्सियस का यूज़ करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप टेम्परेचर, और यहाँ से क्वेश्चन ही बन जाते हैं। क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि